ईरान पर होगा हमला, यह बात इजराइल के द्वारा ऑफिशियली कह दी गई है। इजराइल के विदेश मंत्री ने, फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 2 से 3 परमाणु आराम से बना सकता है। वक्त निकलता जा रहा है, अब समय नहीं है। ईरान से टेबल पर बात करने का समय निकल रहा है। हालांकि वो भी ऑप्शन था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान से बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अब हमारे पास आखिर में थक हार कर एक ऑप्शन बचा है कि हमें मिलिट्री एक्शन ईरान के न्यूक्लियर साइट के खिलाफ लेना पड़ेगा। यानी इजराइल के विदेश मंत्री का सीधा सीधा ऐलान है कि इजराइल पूरी तैयारी में है, जो कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका की हरकतों से भी लग रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार इलाके में परमाणु बॉम्बर अपने उड़ा रहा है। इससे साफ लग रहा है कि ईरान पर आजकल में हमला होने की संभावना है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ईरान के अंदर का मामला ये है कि IRGC से लेकर तमाम फौज, तमाम लड़ाके हर तरह से अलर्ट पर हैं और ईरान के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। उधर अमेरिका ने 6 चाइनीज इंडिविजुअल्स पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना यह है कि ये 6 के 6 ईरान के जो ड्रोन प्रोजेक्ट्स हैं उससे जुड़े हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इराक के प्राइम मिनिस्टर से फोन पर बात की और एक बार फिर से धमकाया और कहा कि अपने मुल्क में ईरान का इन्फ्लुएंस कम करो और ईरान से दूरी बनाओ। इराक को ज़रूरत है आज़ादी की, और वो आज़ादी हमारे साथ मिलेगी, न ईरान के साथ। वहीं ईरान के ऑफिशियल्स और ईरान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के लीडर से तेहरान में मुलाकात की है। उधर IAEA भी डर गया है और चेतावनी जारी की है कि ईरान बड़ी ही तेजी से यूरेनियम भारी मात्रा में इस लेवल पर इकट्ठा कर रहा है कि वो कभी भी हथियार, वो भी परमाणु हथियार बना सकता है। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि रशिया ज़रूर हमारे पास आया था, रशिया की डेलीगेशन आई थी, बातचीत हुई, लेकिन अमेरिका का कोई मैसेज रूस की डेलीगेशन हम तक लेकर नहीं आई है। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने ये भी कह दिया है कि अमेरिका हमारी तेल के बिक्री पर नज़र रख रहा है और ट्रंप चाहता है कि हमारी तेल की बिक्री बंद हो जाए। लिहाजा हमें ये सोचना होगा कि हमें सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट पर नहीं, बाकी दूसरे कामकाज पर भी ध्यान दें, ताकि हम सिर्फ तेल पर निर्भर न रहें। उधर मेरे दोस्तों, सऊदी अरब के जद्दा में OIC की मीटिंग होने वाली है, जिस सिलसिले में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की है। वहीं मेरे दोस्तों, रूस ने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ईरान को सौंप दिए हैं। अब ईरान के पायलट्स सुखोई को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ईरान को सौंप दिए गए हैं और रशिया इंतज़ार कर रहा है कि ईरान के पायलट्स सुखोई को उड़ाने की ट्रेनिंग ले लें। कहा जा रहा है कि इसके बाद रशिया तेज़ी से ईरान को अपने सुखोई फाइटर जेट दे सकता है। ईरान के कमांडर IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर ने साफ कहा है कि लाल सागर भी अमेरिका ने छोड़ दिया और अमेरिका अभी तक यमन के लड़ाकुओं को हरा न सका। قدرت استکبار است. او که می‌خواست حماس را محو کند، او که می‌خواست حزب الله را خاموش کند، او که می‌خواست نهضت مقاومت اسلامی را بشکند، اما حتی در کنار دریای سرخ با انصارالله نتوانست در این نزاع بزرگ به نقطه موفقی برسد. सरफकंदे आजिज। याद होगा वो मंजर, आपने देखा होगा कि हसन नसरुल्लाह के फ्यूनरल पर जब स्टेडियम में लाखों लोग थे, पूरा शहर खचाखच भरा हुआ था, तो इजराइल के 4 से 5 फाइटर जेट उस भीड़ के ऊपर से गुजरते हैं और ऐसा लगता है कि ये बमबारी करने के लिए आए हैं। जी हाँ, अगर वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली है, जाइए देखिएगा ज़रूर। अब आपको बता दूं कि बड़ी बात कह गया है एक जर्नल। इजराइल के
आईडीएफ के जनरल बोल रहे हैं कि हमने सोचा था कि जो नसरुल्लाह का फ्यूनरल है उसके ऊपर हम बमबारी कर दें। हजरात, आगे उसने ये नहीं बताया कि फिर तुमने क्यों बमबारी नहीं करी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इजराइल इस लेवल तक भी सोच सकता है और उसने सोचा था। लेकिन सलाम हो उन 19 से 20 लाख लोगों पर जो ये जानते हुए भी उस जगह मौजूद थे और एक बच्चा भी वहाँ से न भागा इजराइल के फाइटर जेट्स को देखकर, बल्कि हुआ ये था कि लोगों ने जूता उठाकर इजराइल के फाइटर जेट को दिखाया। इजराइल पैसा खर्च करके, टेक्नोलॉजी खरीद के, प्रोपेगेंडा करवा के, अपने लोगों को मार के 40-45 हज़ार फिलिस्तीनियों को कत्ल करके भी जीता नहीं है और प्रोपेगेंडा उसका फेल हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि इतना बौखला गया है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि जब अब कैदियों की अदला बदली होगी तो जिस तरह से एक बड़ा सेरेमनी हमास रखता है, मीडिया बुलाता है, कैमरा लगाता है, फोटो खिंचाता है, स्टेज बनाता है, ये सब कुछ नहीं होगा। यानी अब कोई स्टेज नहीं लगेगा। अब देख रहे हैं इजराइल के इतने बड़े प्रोपेगेंडे को एक छोटे से स्टेज के जरिए हमास बेकार कर रहा है। इजराइल को ये पसंद नहीं आ रहा है और इजराइल ने ये भी कह दिया है कि स्टेज तो होगा ही नहीं, साथ में कैदियों की अदला बदली के लिए इजिप्ट की फोर्सेस भी अब ज़मीन पर उतरेंगी और हमारा साथ देंगी और दोनों तरफ के कैदियों की अदला बदली करवाएंगे। हजरात, मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट कभी इस्तेमाल नहीं किया और अब से ना मुझे माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करना है। आप लोगों से भी यही कहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट का भी आप बाइकआउट शुरू कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू से ही इजराइल का साथ तो दिया ही है, लेकिन इस खबर के बाद आप और बुरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट से नफरत करेंगे और आप समझ पाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से पूरा का पूरा यहूदी ही है। लाइव मीटिंग चल रही थी एम्प्लॉइज़ के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट के 5 से 6 एम्प्लॉइज़ ने माइक्रोसॉफ्ट के हेड से मीटिंग के दौरान ये बहस करना शुरू कर दी कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों इस्तेमाल करने दिया अपना इजराइल को गाज़ा में नरसंहार के लिए। फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हम क्यों किसी इंसान के ख़िलाफ़, किसी इंसानियत के ख़िलाफ़, किसी नरसंहार को करने के लिए किसी का साथ दे रहे हैं और अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कातिल के हाथ में दे रहे हैं। ये बात सुनने के बाद लाइव ही 5 से 6 माइक्रोसॉफ्ट के उन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया नौकरी से। दोस्तों, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे। वो थे तो अंग्रेज़, वो कोई मुसलमान नहीं थे, लेकिन इंसान के बच्चे थे। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि इजराइल पूरी तरह से गाज़ा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पूरी तरह नहीं निकला है, अभी भी वहाँ मौजूद है। जब से सीज़ फायर हुआ है तब से अब तक 700 लाशें बरामद गाज़ा के मलबों से हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर लाशों को कोई पहचान तक नहीं पा रहा है। अब आइए मैं फ़िलिस्तीन की तरफ ले चलूं तो फ़िलिस्तीन में लगातार फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर कर के उनके मकानों को खाली करवा कर फ़िलिस्तीनियों से उनके इलाके को छोड़वा रही है इजराइल की फ़ौज। देखिए, إن شاء الله بنرجع قريب على المخيم وبعدها تبقى محطة عودة بس. वहीं इजराइल के एक और मिनिस्टर ने वही बात बोली जो हो रही है। उन्होंने भी ये कह दिया है कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन दोनों जगह से, यानी वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों जगह से फ़िलिस्तीनियों को निकालना चाहिए और वहाँ कब्जा करना चाहिए। उधर इजिप्ट ने इजराइल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि हम गाज़ा को नहीं चलाएंगे। गाज़ा गाज़ा का है, गाज़ा फ़िलिस्तीनियों का है, गज़ा को फ़िलिस्तीन ही चलाएगा और फ़िलिस्तीनी लोग चलाएंगे। एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में इजराइल के आईडीएफ के चीफ को
हगते हुए देखा गया, इजिप्ट के डर से कांपते हुए देखा गया। जी हाँ, आईडीएफ के चीफ ने सेरेमनी में कहा कि हमने देखा कि इजिप्ट की फौज काफ़ी मजबूत हो चुकी है, उनके हथियार खतरनाक हैं और उनकी मिलिट्री एडवांस हो चुकी है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो चाहें तो इलाके के हालत को कुछ ही पल में पलट सकते हैं। हमें इजिप्ट के बारे में सोचना चाहिए। सुनिए, देखिए और डर समझिए इसका। וזה לא בראש סדר העדיפות, צריך להגיד, אנחנו חייבים לשים את הבעיות שלנו בסדר עדיפות. במצרים יש צבא גדול, עם אמל"ח מתקדם, עם מטוסים מתקדמים, עם צוללות, עם סטילים, כמות גדולה מאוד, גם של טנקים מתקדמים, גם של לוחמי חיל. ואנחנו חושבים שכרגע זה לא איום, אבל זה יכול להתהפך ברגע. ב-2011 מורסי עלה לשלטון, אחים מוסלמים. इजराइल की जेल में हजारों फिलिस्तीनी कैदी हैं। गाजा की सरजमीन से कई हजार फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में हैं। ऐसे में एक और गाजा का नौजवान इजराइल की जेल में इजराइल के टॉर्चर से मारा गया है। गाजा के अंदर UNRWA का हेल्थ सेंटर और हेडक्वार्टर बंद हो गया है। ये उसकी हालत देख लीजिए। ये देखिए, ये कोई कह सकता है कि UN का कोई ऐसा दफ्तर है? UN का ये हेडक्वार्टर गजा में है जो UN ने बंद कर दिया है, जो आधा टूट चुका है और एक खंडर की तरह है, एक पुराने मकान और पुराने घर जैसा है। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा। दुनिया देखे कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक हेडक्वार्टर इजराइल ने कबाड़ कर दिया है। उधर इजराइल ने बेखुदगी से कहा है और जानकारी दी है कि हमने सीरिया के अंदर कई इलाकों में घुसपैठ करी और कई सीरिया के लोगों को गिरफ्तार किया। अब मैं उन मुसलमानों से कहता हूं जो जोलानी सरकार को सपोर्ट करते थे, क्या हुआ? तुम्हारा जोलानी शलवार पहन के कहाँ घूम रहा है भाई? बोलते क्यों नहीं जोलानी जोलानी जोलानी? क्या हुआ? अरे सीरिया के लोगों को किडनैप करके ले गया इजराइल और खुले में ऐलान कर रहा है, और तुम तालियां बजाते जोलानी आ गया, बहुत बढ़िया काम होगा। ये हुआ काम। कतर ने जोश जोश में ऐलान किया था कि हम सीरिया की गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देंगे। सरकार तुम चलाओ, तुम्हारे नौकरों तनख्वाह हम देंगे, ये कतर ने कहा था। लेकिन कतर, ये जितने भी अरब हैं, ये अमेरिका और इजराइल के गुलाम हैं। अब कतर इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका परमिशन दे तो मैं इनकी तनख्वाह रिलीज करूं। उधर अमेरिका की पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया है फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को, अब हम वेस्ट बैंक नहीं, इजराइल जो कहता है हिब्रू भाषा में, हम वो कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के एनवॉय ने बड़ी बात कह दी है। शायद इसीलिए पूरे इलाके में ये सब करा गया, यह सरकारें पलटी गई। हजरात, मिडिल ईस्ट के अमेरिका के एनवॉय ने कहा है कि लेबनान और सीरिया को अब्राहम अकॉर्ड के अंदर हाथ मिला लेना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड के एग्रीमेंट में आकर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि इलाके में बहुत सारी चीज़ें पलट चुकी हैं, बदल चुकी हैं। तो अब दिमाग में ये आ रहा है दोस्तों कि शायद, या मुझे तो यकीन है पर्सनली, कि ये जानबूझकर अमेरिका और इजराइल ने लेबनान और सीरिया में तख्ता पलट करवाया है ताकि इजराइल से ये लोग हाथ मिला सकें, नॉर्मलाइजेशन हो सके इन दोनों देशों का भी इजराइल के साथ। और नाम ये भी आ रहा है, सऊदी अरब के साथ साथ और भी कई देश लाइन में लगे हैं इजराइल के साथ हाथ मिलाने के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए। आपको याद होगा और आपको ये पता भी है कि इजराइल ने ही गाजा पर इस तरह की बमबारी की कि हमास की कैद में जो इजरायली कैदी थे वो खुद मारे गए। अब ये बात इजराइल के लोगों को अच्छे से पता है। ऐसे में बीबास फैमिली, यानी जो दो छोटे छोटे इजरायली बच्चे थे और उनकी माँ, जो तीनों मारे गए, उनके परिवार वालों ने साफ कहा है कि इजराइल की सरकार हमारे बच्चों का नाम हमारे शहीदों, यानी हमारे घर के मारे जाने वालों के नाम और तस्वीरें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। अभी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के 4000 ऐसे सैनिक हैं जो अपाहिज, अपंग हो चुके हैं,
इजराइल के 4000 ऐसे सैनिक हैं जिनमें से ज़्यादातर सबके हाथ कट गए, किसी की टांग कट गई, किसी का कुछ कट गया, किसी की आंख उड़ गई, किसी का कान उड़ गया, किसी का आधा सर उड़ा हुआ है, किसी का एक हाथी का, किसी के दोनों हाथ गायब हैं, किसी की तीनों टांग गायब है, किसी की तीसरी टांग गायब है। मतलब 4000 इजराइल के सैनिक अपाहिज हो गए हैं। उधर अपडेट ये भी आ रही है कि हमास ने नए लड़ाकुओं की भर्ती शुरू कर दी है और जो टनल्स उसके सही और सालिम थे उसको चालू कर दिया है और जो टूट गई टनल्स हैं उनको वो रिपेयर कर रहा है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।